साथियों नमस्कार। आज जिस कॉज की वजह से हम लोग यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में और आप सब पत्रकार बंधुओं को जब हमने यहाँ पे ठीक थोड़ा सा आप सब लोगों को यहाँ बुलाया गया है, बहुत स्पेशल कॉल है। टीम सतयुग पिछले करीब 1 साल से ज्यादा समय से एक कॉज के ऊपर काम कर रही है और उस कॉज के बारे में मैं समझता हूं 140 करोड़ जो अभी इस समय भारत की जनसंख्या है सबको पता है और 5 करोड़ से ज्यादा केसेस जो पेंडिंग है, सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसे अब वो कॉज क्या है। यहाँ पे हम टीम लीगल प्रोफेशनल्स बैठे हैं और हम ये मानते हैं कि वाकई में इस कॉज का यदि अगर कोई इस जो प्रॉब्लम है उसका एक सॉल्यूशन मिल जाए तो हर व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के ऊपर विश्वास बढ़ जाएगा और जो आज इस समय जो प्रॉब्लम चल रही है वो दूर हो जाएगा। अब टीम सतयुग ने पिछले 1 साल से क्या क्या काम किया है और आज यहाँ पे जो आप चेहरे देख रहे हैं टीम सतयुग के, उसमें आप देखेंगे पूरा भारत से हमारे साथी लगातार पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। इसमें जयपुर, मुंबई IIT, कानपुर और आप देखेंगे पूरे भारत के प्रमुख शहरों से हमारे साथी जुड़े हुए हैं और लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं। UAE, सिंगापुर, UK, USA, उन कंट्रीज के भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और वो काम क्यों कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से जुडिशियल सिस्टम के ऊपर UK की जनता को भरोसा है, USA की जनता को भरोसा है, कनाडा की जनता को भरोसा है, सेम को भरोसा भारत की जनता को भी रहे। लगातार हम लोग काम क्या कर रहे हैं, एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम सिविल और क्रिमिनल दोनों में आती है, क्योंकि हम लोगों को 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे ख्याल से अश्विनी उपाध्याय जी, अश्विनी दुबे जी और 30 साल से ज्यादा, 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस में जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई केस के लिए आता है तो उसने एडवोकेट को ब्रीफ किया और केस तैयार हो गया, ऑन एफिडेविट हो गया, ऑन ओथ हो गया, उन में क्या फ्लॉज हैं, कितना झूठ बोला गया है, कितना झूठ नहीं बोला गया, क्रिमिनल जितनी कंप्लेंट्स चल रही है उनके अंदर कितना सब कुछ है, बहुत सारी चीजें होती हैं और उस वजह से वो केस सालों सालों प्रोलॉन्ग होते हैं। हमारे बीच में अश्विनी उपाध्याय जी समय समय पर कई वीडियो के माध्यम से, मैंने एक वीडियो देखा था उसमें उन्होंने बताया था कि 40-40 साल के बाद निर्णय नहीं आया, या तो चार्ज फ्रेम हुए और या इशू फ्रेम हुए। अब चार्ज फ्रेम होने का मतलब है केस शुरू तब हुआ, इशू फ्रेम होने का मतलब है केस तब शुरू हुआ। सिविल में इशू फ्रेम होते हैं, क्रिमिनल में चार्जेस फ्रेम होते हैं। तो अब आप देखिए 40 साल तक एक जनरेशन बदल गई, उनके बच्चे आ गए, फिर और ऐसा जुडिशियल सिस्टम है जहां पे एक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उसको वो सहना पड़ता है। लगातार प्रयास करने के बाद 2 सफलताएं अभी हमें बहुत बड़ी मिली है, जिनके बारे में मैं आप सबको बताना चाहूंगा। और वो 2 सफलताएं वाकई में आप मानेंगे कि जो इस टीम ने काम किया है वो मील का पत्थर साबित होंगी। और जो एक बीज रोपित किया था, आज आप जब लोग बैठे हैं करीब 1.5 साल के बाद, वो आज एक बट वृक्ष के रूप में है। पहला, अभी अश्विनी उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट में जो PIL फाइल की, उस PIL पे पूरे देश में जो राज्य सरकारें हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया। ये अपने आप में मतलब मैंने आपको इतनी आसानी से कहा, एक बहुत तालियां बनती हैं इस पे, बहुत बड़ा काम है। सुप्रीम कोर्ट ने यदि अगर PIL पे इस तरीके का काम किया है तो बहुत बड़ा काम किया है। अगर मैं दूसरा देखूं कि लोकसभा के अंदर लॉ मिनिस्ट्री ने एक उसको संज्ञान में लिया है कि हाँ वाकई ये प्रॉब्लम है,
तो इन सब मुद्दों पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। उसमें हमारे जो टीम के बहुत सारे टीम, सबके नाम नहीं लेना चाहता मैं, क्योंकि नाम लेने में पता लगेगा कि हम 1 घंटा हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी में चला जाएगा। मैं राघव गर्ग जी हमारे बीच में हैं, मैं राघव गर्ग जी को बुलाता हूं कि वो, आप वहां से भी बोल सकते हैं, तो 10 मिनट में 15 मिनट में जितना भी उनको लगे वो इस टीम में बताएं। धन्यवाद। नहीं, मैं अपना विषय अल्प रखूंगा। ऐसा कोई यहाँ पर है जो उसको ये ना मालूम हो कि हिंदुस्तान की न्यायपालिका में केसेस सालों साल चलते हैं? आप सब पत्रकार बंधु हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि अदालतों में झूठ बोला जाता है? कोई ऐसा है जो ये कहता है नहीं बोला जाता, एकदम क्लीन चलता है? आप में से किसी पत्रकार बंधु को ऐसा लगता है कि जितने झूठ बोला जाता है उतनी सजाएं इस देश में हो रही हैं झूठ बोलने पर? किसी वादी या प्रतिवादी ने झूठ बोला और उसे सजा हुई, आप पत्रकार बंधुओं से कहेंगे कि इस पर रिसर्च करके बताइए ऐसे कितने लोगों को सजा हो रही है? आप सोचेंगे तो हाँ, बिरले 2-5 केस को रेयरेस्ट केस निकल जाएंगे, पर जितने बड़ा ये समस्या है, जितनी बड़ी ये महामारी है, उसके हिसाब से इसका इलाज कितना है कितना नहीं। हम सब एक नैरेटिव के पार्ट है कि भारत में 5 करोड़ केस पेंडिंग है, जजों की संख्या बढ़ा दी जाए, सुप्रीम कोर्टों की संख्या बढ़ा दी जाए, इनकी छुट्टियां खत्म कर दी जाए, वकीलों, इस कितनी संख्या बढ़ाएंगे आप 5 करोड़ केसेस को सॉल्व करते करते? ये समस्या विदेशों में क्यों नहीं है? क्या किसी ने विचार किया? हमारे सिस्टम में एक सिस्टमिक फ्लॉ है, छोटा सा। वो सिस्टमिक फ्लॉ ये है, ये अंग्रेजों के बनाया कानून था जो सिस्टम का पार्ट है, कि झूठ बोलने पर एक प्रोसीजरल डिफॉल्ट, जिसकी बारे में अभी चर्चा करूंगा, प्रोसीजरल डिफॉल्ट के कारण झूठ बोलने वाले पर सजा नहीं हो पाती। इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम 2 है, मैं दोनों पक्ष से बताता हूं। पहला, जो आदमी प्रताड़ित है, जब वो केस करता है तो जो डिफेंड करने वाला है, डिफेंडेंट, वो सब कुछ फॉल्स डिनायल कर देता है। वो ये कहता है कि भाई साहब मैं तो यहाँ था ही नहीं, ये कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई भी, सब सुनील जी सब डिटेल में बात करेंगे, इस प्रक्रिया को बहुत रोज जीते हैं, तो वो इस प्रक्रिया को कहते हैं फॉल्स डिनायल। इस कारण जो अपराधी है या जो गलत करने वाला है, उसको क्या लगता है मैं झूठ बोल के छूट जाऊंगा ना, क्योंकि झूठ बोलने में सजा तो होती नहीं इस देश में। तो पहली प्रॉब्लम, हम सब इस बात से शायद एग्री करते हैं कि झूठ बोलने पर जितनी सजाएं होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। इस प्रॉब्लम में तो मेरे को लगता है किसी को कोई डाउट होगा नहीं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड। दूसरा, जो व्यक्ति केस करता है, अगर वो झूठा है तो किसी को ऊपर भी, किसी गरीब आदमी पे, मिडिल क्लास व्यक्ति पे, को किसी भी एक अच्छे सज्जन व्यक्ति पे आप 10 झूठे केस छोड़ दीजिए, वो वैसे प्रताड़ित होकर हाथ जोड़ देगा कि आप कौन 10 साल कोर्ट कचहरी करें। आज किसी गरीब आदमी का कोई 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पैसा मार ले, किसी के घर पे कब्जा हो जाए, किसी का कोई मैरिटल डिस्प्यूट है, तो हमेशा दबेगा वो जो सज्जन है। क्यों? क्योंकि सज्जन तो झूठ बोल नहीं पा रहा, वो तो बेचारा अपना केस लेके जाता है। जो चतुर है वो 6 चीजें करके, लेफ्ट राइट काट के, उसको परेशान करके, तो पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया है। पूरा सिस्टम एक, इसमें किसी की गलती नहीं है, गलती एक सिस्टमिक फ्लॉ है। किसी व्यक्ति विशेष को हम पॉइंट नहीं कर रहे, किसी इंस्टीट्यूशन को फ्लॉ नहीं कर रहे। हमारा मुल्क, एक हमारा देश एक धर्म प्रधान देश है, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, परंतु सिस्टमिक फ्लॉ के कारण ये समस्या हमारे पूरे सिस्टम को दीमक की तरह खा रही है। कुछ आंकड़े 2-3 रखते हुए, 5 करोड़ केसेस में से लगभग 3 से 3.25 करोड़ केसेस क्रिमिनल है। कितने लोगों को कन्विक्शन इस देश में है आउट ऑफ दोज 3 करोड़? क्या भी कितने हैं? 1.5 लाख। तो क्या बाकी 99.999% के झूठे हैं? एक आप मीडिया हर रोज एक खबर निकालती है, कोई सी दिन नोवन के व्यवस्था की निकालती है, किसी दिन कोई और खबर निकालती है। मैक्सिमम केसेस में लैक ऑफ एविडेंस, किसी और कारण ये प्रक्रिया इतनी लंबी होने के कारण जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाई, ये खत्म हो जाती है प्रक्रिया। सिर्फ 1.5 लाख लोग जेल में पहुंच पाए हैं कन्विक्शन से हिंदुस्तान में। विदेशों में
ये रेशो 90% से ऊपर है। हमारे आंकड़े के हिसाब से विकसित भारत का सपना हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी देखते हैं, विकसित देशों में 95% कन्विक्शन रेट है। अगला, ये क्यों होता है? क्योंकि जो झूठ बोलने की पे सजा ना होने के कारण जो वहां पे मुजरिम है, झूठ की सजा ज्यादा है कई केसेस में क्राइम से, और उसे निश्चित है कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो सजा होगी ही होगी, और अगर मैं अपना गुनाह कबूल कर लूंगा तो उसे वहां प्ली बार्गेन बोलते हैं। बोले मैं अगर प्ली बार्गेन कर लूंगा तो मुझे लीनियंसी मिल जाएगी, मेरी सजा कम हो जाएगी। तो अब ये एक बड़ा सिस्टम गेम थ्योरी का एंगल है। सच बोलने पर सजा कम होगी, झूठ बोलने पर एक तो सजा पूरी होगी और ज्यादा होगी। तो वहां पे लोग 90% लोग प्ली बार्गेन करते हैं, अपना जुर्म ट्रायल स्टेज में ले जाने से पहले कबूल कर लेते हैं। तो जुर्म का ट्रायल स्टेज पर कबूल होने से केस लोड है ही नहीं, इसीलिए वहां केसेस फटाफट, वहां पे केसेस की जो एवरेज लाइफ है वो 2 to 3 इयर्स है, हमारे यहाँ केसेस की लाइफ 13 इयर्स है। वो क्या मिलेगी तो अब यू हैव एन आंसर इन क्वेश्चन आंसर सर। सो अगला विषय, प्लीड गिल्टी का मैंने बात करी, कितने लोग जुर्म कबूल करते हैं? विदेशों में 80 to 90%, 80% पीपल एक्सेप्ट बट दे डोंट लाई। भारत के अंदर ये रेशो है 0.11%। क्यों? क्योंकि गुनाह कबूल करने का कोई इंसेंटिव ही नहीं है। बोले यार संभाल लेंगे ना, मिल जाएगी। तो वो केस लटकाने में, चलाने में, सामने वाले को फर्दर काउंटर केस करने में, इस सारे कानूनों को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। इस पे कानून बने हैं बीएनएस में। सुप्रीम कोर्ट में अब इस समस्या में क्या कठिनाई क्या है वो बताते हैं। 2 केसेस हैं, 2 सेक्शन है हमारे बीएनएसएस में, सेक्शन 215 और सेक्शन 379। ये नोट कर लीजिएगा, सेक्शन 215 और सेक्शन 379। इसमें इन ऐसे कानून हमारे यहां 37 कानून हैं, 206 से 223 बीएनएस के, 229 से लेकर 237, 242 से लेकर 267, ये सारे कानून मिला के बोले जाते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। यानी ये आप न्याय प्रणाली के खिलाफ ही आप गुनाह कर रहे हैं, आप जुर्म कर रहे हैं। इन सब कानूनों पे स्विच ऑफ हुआ है। वो स्विच ऑफ कैसे हुआ? जो मैंने अभी प्रीवियस सेक्शन बोले, सेक्शन 215 और 379, उसमें कोर्ट को कंप्लेनेंट बनना पड़ता है। मैं सेक्शन एक बार आपको रीड कर देता हूं। सेक्शन 215, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस एक्सेप्ट ऑफ कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ द कोर्ट। जो बुक आज हम रिलीज कर रहे हैं, इसमें एक स्वर्ण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, जिसमें खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि इस केस, झूठे केसेस में शिकायत करता क्योंकि स्वयं जज को बनना पड़ता है, इसलिए इट एक्ट एज अ डेटरेंस फॉर जजेस टू एक्ट एज अ कंप्लेंट। तो कंप्लेंट होती नहीं, प्ली बार्गेन होती नहीं। तो हमने, हमारी जो मांग है, हमारा जो आज का विषय है वो ये है कि भारत के अंदर सब बड़े बड़े शिक्षाविद हैं, हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इस विषय पे गहन चर्चा हो, इस पे रिसर्च हो, और एक सख्त कानून झूठी गवाही के लिए, झूठे एफिडेविट के लिए, झूठे केस के लिए बनाया जाए। जहां पे झूठ सिद्ध हो जाता है, ऐसे केसेस में मजबूती से सजा करी जाए और एग्जेम्पलरी सजा की जाए। जब झूठे केसेस पे सजा होने लगेगी तो लोग झूठे केस डालने बंद कर देंगे। हमारा ऐसा अनुमान है, जैसे विदेशों में है ये रेशो प्ली बार्गेनिंग का और अपने गुनाह कबूल करने का, झूठा केस लोड कम करने का, केस 5 करोड़ से घट के हो सकता है 50 लाख रह जाए, 1 करोड़ रह जाए, और कोर्ट केसेस की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। जस्टिस विद इन अ ईयर का जो ड्रीम है, जो अश्विनी जी बोलते हैं कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने लगातार इस विषय पर रखा है कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो जस्टिस विद इन अ ईयर अचीव हो सकता है। अब मैं 2-3 ऐसे विषय रखना चाहूंगा। हम लोगों ने एक आपस की 1.5 साल की रिसर्च करके एक बिल तैयार किया, जिसको हम सत्युग बिल बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ फेक केसेस एंड पर्जरी बिल, बट आम जनता के समझने के लिए सत्युग बिल। सत्युग बिल में हमने 2-3 चीजें हमने मुख्य रूप से रखी। सबसे पहला झूठ, 2 पार्ट है इस पूरे कानून के। झूठ, उसके लिए जो झूठ की डेफिनेशन है, झूठ बोलने की जो डेफिनेशन है, उसे बहुत क्लियरली डिफाइन किया जाए, उसे थोड़ा लिबरल किया जाए, उसमें ऑल एनकम्पासिंग करी जाए। प्लस फॉल्स डिनायल,
उसको भी झूठ की डेफिनेशन में इंक्लूड करा जाए, जो आज की डेट में ऐसा नहीं होता। दूसरा, प्राइवेट प्रोसिक्यूशन अलाउ किया जाए, क्योंकि प्राइवेट, आज मैं पीड़ित हूं, जो मैं पीड़ित हूं, मैं तो कंप्लेंट कर नहीं सकता, मेरे हिस्से पे जज कंप्लेंट करेंगे। क्यों करेंगे भाई? पहले वो परेशान हो, 5 करोड़ केस में वो जो 25 लाख जज है बेचारे, वो 5 करोड़ केस में कंप्लेंट बने, या जितने भी झूठे केसेस में कंप्लेंट बने। ये सिस्टमिक फ्लॉ हमारे हिसाब से। तीसरा, जो झूठे केसेस की जो कार्रवाई हो, बीएनएसएस में बहुत खूबसूरती से एडजर्नमेंट का एक अमेंडमेंट बनाया गया, एडजर्नमेंट 2 से नहीं दी जा सकती, वो प्रोसेस इसमें शॉर्ट डेट करके, फास्ट ट्रैक करके इसमें और ज्यादा सुदृढ़ और ज्यादा सशक्त किया जाए कि भाई किसी और पर सजा होगी नहीं होगी, झूठ पे तो होगी, तो केसेस लोड कम हो जाएगा। एक हमने विषय रखा कि भाई इसका कोई इसको पकड़े कैसे, तो उसका ये है कि एक कंपल्सरी नोटिस ऑफ सेफ हार्बर नोटिस दिया जाए। जब एक कंपल्सरी नोटिस होता है, जब आपने किसी ने व्यक्ति को झूठ बोला, आप उसे नोटिस देंगे 21 दिन का कि भाई तूने झूठ बोला है, केस करे, ताकि वो ये ना कहे कि मेरे को तो पता ही नहीं था भाई साहब, मैंने नहीं बोला। तो जब उसको नोटिस दिया जाएगा तो ठीक करना हो तो कर ले, तो ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। ये टेक्निकल विषय 4-5 है, इसलिए मैं आपके मन से देश के सभी जूरिस्ट्स और एक्सपर्ट्स को पहुंचाना चाहता था। सिमिलरली प्ली बार्गेन, जो मैंने अभी कहा, इंसेंटिव स्ट्रक्चर रिवर्स होना चाहिए। भारत में सेंटेंसिंग गाइडलाइन आनी चाहिए कि भाई अगर आप सच बोलेंगे तो सजा मैक्सिमम मिलेगी, और सॉरी क्षमा चाहूंगा, झूठ बोलेंगे और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको सजा मैक्सिमम मिलेगी, और अगर आप सच बोलेंगे तो आपकी सजा लीनियंट होगी। ऐसी गाइडलाइंस आनी चाहिए इस देश में। मुख्य बिंदु ये है, एक विक्टिम कंसेंट का हमारा विषय जो विदेशों में नहीं है, प्ली बार्गेनिंग के अंदर विक्टिम कंसेंट शुड आल्सो बी रिमूव्ड। बेसिकली प्ली बार्गेनिंग का जो कानून है वो बहुत सशक्त और अच्छे तरीके से वेल रिसर्च करके आना चाहिए। अब हमारा इस पूरे प्रक्रिया का आउटकम क्या होगा? ये तो थी हमारी टेक्निकल गाइडलाइन, एक था हमारा बैकग्राउंड। अब व्हाट नेक्स्ट ये है, कंसेप्चुअली भारत का केस लोड 5 करोड़ से कम करा जाए और स्पीड बढ़ाई जाए। जिन देशों में ये झूठे कानून यानी पर्जरी और प्ली बार्गेनिंग के कानून हैं, वहां वकीलों की इनकम कहीं ज्यादा है, बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। हमारे यहाँ वो रिस्पेक्ट इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि कानून की जब कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए कानून के वकीलों का भी वो तो कहते हैं आप देख लीजिए जाएगा ना कुछ भी लिख दो कागज पे, वहां उस पर पूरी डिटेल में एग्रीमेंट्स बनते हैं, वहां बहुत जबरदस्त इनकम है। तो मुझे लगता है उससे वो बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। अगर केसेस फास्ट होने लगेंगे, देखिए ये तो कोई भी बताएगा, हिंदुस्तान में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एसेट्स ब्लॉक पड़े हैं। आज एक कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, 10-20 साल केस चलता है, वो सॉल्व भी नहीं होती, वो पैसा इकोनॉमी से बाहर है। वो करोड़ों रुपए जो प्रॉपर्टियां अनलॉक होंगी तो वो देश में आएगा। करोड़ों केसेस आपस के इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि अब हिंदुस्तान की कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट वर्ल्ड में 178 है। हम विकसित भारत का सपना तब तक नहीं दे सकते जब तक, ये संजीव सान्याल जी की कोट है कि विकसित भारत के सपने में सबसे बड़ा रोड़ा जुडिशियल सिस्टम है यहाँ का। क्यों? क्योंकि विदेशी जो आता है वो इन्वेस्ट करने से डरता है कि यार यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की इज्जत तो है नहीं, अगर मेरे साथ किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने ऑनर नहीं किया, केस चलेगा, सिविल सूट है, 25 साल चलेगा, मैं क्यों इन्वेस्ट करूं भारत में? मैं दुबई जाऊंगा, मैं ऐसे मुल्कों में जाऊंगा जहां कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सेबिलिटी बेटर है। इस पे कोई भी इकोनॉमिस्ट आएगा तो वो बताएगा कि हाँ जी, अगर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबिलिटी टॉप 5 टॉप 10 में अगर इंडिया की आ गई तो भारत में इतना बूता है कि उसे दुनिया का विकसित भारत रोकने से कोई रोक नहीं सकता। तीसरा, आप लोगों से क्या अनुरोध है कि इस विषय पे आपका दायित्व है कि सिस्टम को अकाउंटेबल करें, क्वेश्चन करें कि कितनी प्ली बार्गेनिंग भारत में हो रही है। ये डेटा द गवर्नमेंट शुड पब्लिश। कितनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के अंतर्गत कितनी सजाएं हो रही हैं उन 37 कानूनों में, दैट डेटा शुड बी मेड पब्लिक क्वार्टरली, ताकि हर कोई ये एक नॉर्थ स्टार मैट्रिक्स बने कि भाई हमें इन कानूनों को ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस पर खत्म करके केस लोड कम करना है। आप सबसे अनुरोध है, देखिए युद्ध चल रहा है ईरान इराक का, आज की सभा की जरूर थोड़ा सा कोशिश करके एक अच्छी स्पेस इस डिस्कशन पे दीजिएगा ताकि ये हमारे देश का मामला है, ये देश आम जनता तक पहुंचे। अंत में ये कहूंगा, 2 विषय जो विपिन जी ने रखे थे, ये पूरा कॉन्सेप्ट था, इसके आधार पे हमने 2 रूट लिए, एक है लेजिस्लेटिव रूट, एक है जुडिशियल रूट। 13 फरवरी को पार्लियामेंट ने इसका संज्ञान लेते हुए लॉ मिनिस्ट्री को ये नोटिस करके भेजा है, अपना ऑर्डर निकाल के भेजा है कि आप इस पे ये पूरा जो हमने विषय रखा है, इस पे आप टेक्निकल पैनल का गठन करें और इस पे कानून के लिए टिप्पणी बनाएं। इस पे कानून बनाने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल का गठन करें।
ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो पार्लियामेंट ने हिंदुस्तान की इस विषय का संज्ञान लिया है और लॉ मिनिस्ट्री को भेजा है। दूसरा अभूतपूर्व अद्वितीय काम हमारे यहाँ बैठे अश्विनी जी ने लिया। अश्विनी जी ने PIL फाइल किया कोर्ट में और कोर्ट ने इस विषय की गंभीरता को जांचते हुए सेंटर से लेकर 28 स्टेट्स को नोटिस इशू किया है कि आप इस विषय को इसका संज्ञान ले। बाकी डिटेल में अश्विनी जी इस विषय पे रखेंगे। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम रखूंगा, क्योंकि इसको एड्रेस करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक भारत बहुत धर्मपरायण देश है। हमारे तो मोटो है सत्यमेव जयते। हमारे यहाँ ही सत्य झूठ बोलने वाले को अगर हम नहीं पकड़ पा रहे तो गलत है। अगर हमने सिस्टम ठीक करा तो भारत की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी। राघव जी ने जो अपना पेन बताया आप लोगों को, देखिए नॉन एडवोकेट होने के बाद भी आउट ऑफ इंडिया अगर उन्होंने स्टडी की है, इंडिया के लिए सोचना इतना इंपॉर्टेंट मुद्दों पे आप सोचिए कि हमारे बीच में दो नॉन लीगल बैठे और दिन रात काम कर रहे हैं इस पे। एक हमारे विशाल जी और एक राघव जी इतना पेन ले रहे हैं और आपसे सिर्फ एक चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इसको प्लीज हेडलाइन बनाएं, आप एक अकाउंटेबिलिटी तय करें, बस आपका इतना काम है। क्योंकि जुडिशियल जितना भी है और सेंट्रल के ऊपर अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती, हम लोग लिखते नहीं है। मुझे अच्छे से याद है एक न्यूज़पेपर ने करीब 3-4 साल पहले लिख दिया था कि हाई कोर्ट के जज साहब ने 2 साल के अंदर 10 निर्णय भी नहीं दिए, बाद में उस न्यूज़पेपर को माफी मांगनी पड़ी। तो प्लीज ये सब चीजें आपको अब करनी पड़ेंगी, आपको आगे आना पड़ेगा, आपको सरकार से भी सवाल करने पड़ेंगे, आपको जुडिशियल सिस्टम से भी सवाल करना पड़ेगा। और इस बीच में अगर आप देखें कि पिछले हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके और आज तक अश्विनी उपाध्याय जी ने और टीम सचिव ने जितना बड़ा काम किया है, ये हमारी सोच से परे है। एक आप लगातार, मैंने लास्ट टाइम में एक रिक्वेस्ट की थी और ठाकुर जी से प्रार्थना की थी कि अश्विनी उपाध्याय जी को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा भेजे सरकार, क्योंकि ये मेरी दिली इच्छा है, क्योंकि इतना अच्छा काम ये देश के लिए कर रहे हैं, सनातन के लिए कर रहे हैं और आप लोगों के बीच में कितना सब कुछ इन्होंने किया है। अश्विनी उपाध्याय जी, एक जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। टीम सतयुग को धन्यवाद। सामने बैठे हमारे जितने यहाँ पत्रकार बंधु हैं, एक बहन थी वो चली गई पता नहीं कैसे, तो सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। भारत भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, 24 तीर्थंकरों का जन्म स्थान है, 10 गुरुओं का जन्म स्थान है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म स्थान है, बड़े बड़े महापुरुष भगवान शंकराचार्य जी का जन्म स्थान है। इसके बावजूद भारत में कलयुग चल रहा है और सिंगापुर जहां किसी देवी देवता ने जन्म नहीं लिया वहां सतयुग चल रहा है। जापान में जहां किसी देवी देवता ने जन्म नहीं लिया वहां सतयुग चल रहा है। दुनिया के कई देशों में आज सतयुग है और भारत में कलयुग है। इसका मूल कारण यह है, वहां पे राम नीति लागू है, फिर हुए विपरीत, वहां कृष्ण नीति लागू है, सखे साख्यम समाचरित। हमारे यहाँ हमने राम मंदिर तो बनाया, राम नीति लागू नहीं किया। कृष्ण मंदिर तो हजारों है लेकिन कृष्ण नीति नहीं लागू किया। आज की डेट में प्रतिवर्ष 90 लाख लोग मरते हैं। 90 लाख में से 25 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। 25 लाख लोग अकाल मौत मरते हैं। उसका आंकड़ा कुछ इस तरीके का है, करप्शन से लगभग 2 लाख लोग मरते हैं प्रतिवर्ष। फर्जी शिकायत और तारीख पे तारीख से प्रतिवर्ष 2 लाख लोग मरते हैं। नशे के कारण प्रतिवर्ष 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। रोड एक्सीडेंट से लगभग प्रतिवर्ष 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। जमीन विवाद में 12 लाख लोगों का हाथ पैर टूटता है, उसमें 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है लगभग। मिलावटखोरी के कारण लगभग प्रतिवर्ष 2 लाख लोगों की मौत होती है। इसी तरीके से टोटल पोल्यूशन के कारण लगभग 10 लाख लोगों की मौत होती है। उसमें 2 लाख एयर पोल्यूशन से, 2 लाख वाटर पोल्यूशन से, 2 लाख लैंड पोल्यूशन से और बाकी 4 लाख प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन और बाकी जो 6 तरीके का पोल्यूशन उससे होती है। तो 25 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। हम जो विषय रखने जा रहे हैं, अगर ये इंप्लीमेंट हो गया तो 25 लाख तो नहीं लेकिन उसमें से 20 लाख लोगों को बचाया जा सकता है। क्यों, कैसे?
2 लाख लोगों की रोड एक्सीडेंट के कारण मौत होती है। रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है भ्रष्टाचार। जब भ्रष्टाचारियों को साल भर के अंदर सजा मिलना शुरू हो जाएगी, भ्रष्टाचार रुकेगा, सड़क नहीं टूटेगी, रोड एक्सीडेंट बचेगा, रोड एक्सीडेंट नहीं होगा, अकाल मौत नहीं होगी। मिलावटखोरों को साल भर के अंदर सजा होनी शुरू हो जाएगी, तो मिलावटी दूध, फल, सब्जी, जूस बंद हो जाएगा, तो 2 लाख लोगों की अकाल मौत जो मिलावटखोरी से हो रही वो रुक जाएगी। इसी तरीके से आपके जमीन विवाद अगर 6-6 महीने के अंदर डिसाइड होने शुरू हो जाए, साल भर के अंदर डिसाइड होने शुरू हो जाए, तो ये जो मारपीट हो रही है एक दूसरे के भाला गड़ासा चल रहा है वो रुक जाए। इसी तरीके से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन से जो 10 लाख लोग साल में मर रहे हैं, अगर स्ट्रिंजेंट लॉ हो और फटाफट सजा मिले तो वही कहते हैं कानून का खौफ पैदा हो जाए, पोल्यूशन कम होगा, हार्ट अटैक कम होगा, हार्ट फेलियर कम होगा, कैंसर कम होगा, बाकी बीमारियां कम होंगी। अब वो क्या है आप जरा समझिए। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे नंबी नारायण, बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे थे, उनको देशद्रोह के मामले में फर्जी मुकदमे में फंसा दिया। अगर वो ये काम नहीं करते तो क्रायोजेनिक इंजन बना रहे थे, हमारे पास 20 साल पहले इंजन बन चुका होता, हम नंबर 1 होते दुनिया में, लेकिन बेचारे जेल गए और जो साइंटिस्ट नंबी नारायण को बेगुनाही साबित करने में 20 साल लग गए। प्रयाग के विष्णु तिवारी, जमीन का झगड़ा हुआ और झगड़े में उनके ऊपर SC ST और बलात्कार का केस दर्ज करा दिया गया और विष्णु तिवारी 20 साल के बाद बरी हुए। उनके माता पिता खत्म हो गए, घर परिवार बर्बाद हो गया। कर्नल अनिल कबोत्रा, जिन्होंने 1971 का पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था, पंचकुला में उनके घर पे फर्जी कागज बनवा के कब्जा कर लिया गया है। पिछले 25 साल से अपना घर वो वापस छुड़ाने के लिए लड़ रहे हैं, उनको घर वापस नहीं मिला। वो कर्नल थे, 1971 का युद्ध लड़ चुके हैं। जौनपुर में एक मंदिर के 10 बीघे जमीन पे फर्जी कागज बनवा के कब्जा कर लिया गया है। 1985 में मुकदमा शुरू हुआ था, हम 2026 में बैठे हैं, 41 साल बीत चुका है। उसकी वसीयत फर्जी, सब कुछ डॉक्यूमेंट फर्जी है और 41 साल के बाद भी मुकदमा अभी सबसे निचले वाले पायदान पे है, जिसको उत्तर प्रदेश में कहते हैं चकबंदी अधिकारी। आज अगर वो मुकदमा डिसाइड हो जाए तो उसकी अपील होगी SOC के यहाँ, फिर उसकी अपील होगी DDC के यहाँ, फिर उसकी अपील होगी चकबंदी कमिश्नर के यहाँ, फिर उसकी अपील होगी हाई कोर्ट में, फिर उसकी अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। 41 साल बीत चुका है, अभी मुकदमा सबसे नीचे पायदान पे है। 41 साल में ये नहीं तय हो पाया कि ये वाली वसीयत असली है कि ये वाली वसीयत असली है, 2 वहां वसीयत है। इसी तरीके से एक और इंटरेस्टिंग केस आपको बताता हूं मथुरा का। मथुरा में विद्या देवी थे, उनके भाई नहीं थे, तो विद्या देवी के पिताजी ने अपनी 15 बीघे जमीन विद्या देवी को दे दिया और विद्या देवी के पिताजी मर गए 1975 में और 1995 में, यानी विद्या देवी के पिता के मरने के 20 साल के बाद उनके पिताजी को मथुरा में कागजों में जिंदा कर दिया और विद्या देवी जो 2025 में मरी है, इनको 1995 में मार दिया। तो पिताजी को मरने के 20 साल के बाद जिंदा किया और बेटी विद्या देवी जो 2025 में मरी है, इसको 1995 में मरने के 30 साल पहले कागज में मार दिया और मारने के बाद वो 15 बीघे जमीन लिखवा लिया। ये तो चलो ठीक है, लिखवाया था। उससे ज्यादा शर्मनाक ये है कि विद्या देवी 30 साल लड़ती रही कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं और 30 साल तक वो सिद्ध नहीं कर पाई कि वो जिंदा है। जब वो मरी है उसके बाद फिर FIR हुआ है, फिर वो फर्जी लोग पकड़े गए, बाकी उनका क्या होगा भगवान जाने, क्योंकि विद्या देवी तो नहीं है। ये समस्या हो रही है। झगड़ा होता है खेत का और मुकदमा लिखा जाता है SC ST एक्ट का। झगड़ा होता है चक्रोट का और मुकदमा लिखा जाता है छेड़छाड़ और बलात्कार। झगड़ा होता है पति पत्नी में और मुकदमे में जेठ जेठानी नंद नंदोई सास ससुर सबको लपेट के जेल भिजवा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि झूठी शिकायत करने वालों को सजा नहीं हो रही है। मुकदमे लंबे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि झूठे FIR की पूरी सुनामी आई हुई है। मुकदमे इसलिए लंबे चल रहे हैं क्योंकि झूठी गवाही देने वालों को सजा नहीं होती। मुकदमे इसलिए लंबे चल रहे हैं क्योंकि झूठी जांच करने वालों को सजा नहीं होती। मुकदमे इसलिए लंबे चल रहे हैं क्योंकि झूठा हलफनामा दाखिल करने वालों को सजा नहीं होती और उसका एक प्रावधान है। झूठी शिकायत, झूठी जांच, इसका एक प्रावधान है। झूठा हलफनामे का प्रावधान है अभी नए वाले BNS में, लेकिन वो भी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि जैसा अभी हमारे राघव जी ने बताया, एक धारा है, वो धारा ये कह रही है कि सामने वाली पार्टी को पता है कि इसका सारा डॉक्यूमेंट फर्जी है, फिर भी वो FIR नहीं लिखवा सकता। हाँ, जज साहब संतुष्ट हो जाए कि ये डॉक्यूमेंट फर्जी है तो उनको खुद ही शिकायतकर्ता बनना पड़ेगा। अब जज क्यों शिकायत करेगा? भाई जज बेचारा 2 साल पूरा हो चुका, मुकदमा सुन रहा है,
पता चला 3 साल के बाद ट्रांसफर हो रहा है, जब 2 साल 9 महीने बीत गया, उसको समझ में अच्छे डॉक्यूमेंट तो फर्जी है। अगर वो शिकायतकर्ता बन जाए और उसका ट्रांसफर हो गया गाजियाबाद से गोरखपुर, तो उसको तो बार बार गोरखपुर से गाजियाबाद आना पड़ेगा शिकायतकर्ता के रूप में। तो जज शिकायतकर्ता क्यों करे? अरे वो मुकदमा सुन ले, यही बहुत बड़ी बात, वो शिकायतकर्ता कैसे बने? तो इस पूरे कानून में एक फ्लॉज है, लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया, झूठी शिकायतों के कारण। अतुल सुहास वाला केस आपको पता ही होगा, किस तरीके से उसने आत्महत्या कर लिया। ऐसे और इसका एक और मैंने जो देखा, इस पे एक पैटर्न है, जो कानून कास्ट के आधार पे बने हैं उनका बहुत दुरुपयोग होता है, जो कानून जेंडर के आधार पे बने हैं उनका दुरुपयोग ज्यादा होता है, और जो कानून रिलीजन के आधार पे बने हैं उनका दुरुपयोग ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए वक्फ एक्ट रिलीजन के आधार पे बना तो 40 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो गया, सरकार कुछ नहीं कर पाई, आज तक 4 एकड़ जमीन वापस नहीं ले पाई है। कानून बदला है लेकिन 40 लाख एकड़ में से 4 एकड़ भी वापस लेना मुश्किल है। ऐसे ही आपका SC/ST एक्ट कास्ट के आधार पे बना, उसका कितना दुरुपयोग देख लीजिए कि 95% उसमें केस में एक्विटल हो रहा, सजा हो ही नहीं पा रही। सेम आपके डोमेस्टिक वायलेंस है या दहेज का केस है, उसमें भी झगड़ा 2 लोगों में होता है, पूरा खानदान परिवार नंद नंदोई सारे जल जा रहे हैं, फिर उसके बाद 1 2 साल 4 साल के बाद छूट रहे। ये बंद करना जरूरी है, और इसी बंद करने के लिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया। हमें बहुत खुशी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पे केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है, 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। फिर से सुनवाई होगी अप्रैल के फर्स्ट वीक में, और उन्होंने यही पूछा है कि इस पिटीशन को क्यों, इसके ऊपर राज्य सरकारों का क्या रुख है। हमने पिटीशन में 4 मांग किया है। पहली मांग क्या किया वो आपको बता देता हूं। पहले तो हमने ये कहा है, प्रत्येक पुलिस स्टेशन पे, प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक कचहरी में, हाई कोर्ट में, यूनिवर्सिटी में, क्योंकि UGC भी आ चुका है, तो यूनिवर्सिटी के कैंपस में, कॉलेज के कैंपस में हर जगह एक 4x8 का डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए, और उसमें लिखा हो कि फर्जी शिकायत करने पे 5 साल सजा होगी, फर्जी करने गवाही देने पे इतनी सजा होगी। जो कम से कम एग्जिस्टिंग कानून है उसमें किस अपराध में कितनी सजा है वो लिखा जाए, जिससे कि लोग पहले से समझ जाएं भैया अगर मैं फर्जी शिकायत करूंगा तो हमें सजा हो सकती है। दूसरा हमने उसमें कहा है कि जब भी कोई व्यक्ति शिकायत करने जाए, वो थाने में जा रहा है या किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, वाइस चांसलर के पास जा रहा है, या जहां तहसील में जा रहा है, SDM के पास जा रहा है, ADM के पास, DM के पास, ये उनकी ड्यूटी है। उनको जो बोर्ड में लिखा हुआ है कि फर्जी शिकायत 5 साल, फर्जी गवाही 5 साल, फर्जी एफिडेविट 5 साल, जो वो सजा है, वो सजा एक बार मौखिक रूप से भी उनको बताएं। और तीसरा हमारी इसमें मांग ये है हमारी PIL में कि जब भी व्यक्ति कंप्लेन दे उससे अंडरटेकिंग लिया जाए। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूं कैसे मुकदमा शुरू होता है। हम थाने पे जाते हैं, थाने में लिखते हैं सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, सेवा में ये हुआ, मुझे गाली दिया, फलाने किया, मेरी बाइक चोरी किया, जो भी कहा, और वही अपनी साइन कर देता है। हम कह रहे हैं उस साइन करने के बाद वो 4 लाइन फिर लिखे, ये थानेदार उससे ले रिटर्न में क्या कि मुझे पता है कि फर्जी शिकायत करना अपराध है, इसमें धारा इतने के अंतर्गत 5 साल सजा होगी, और मैं जानता हूं कि अगर मेरी ये शिकायत फर्जी हुई तो मुझे 5 साल की जेल होगी। जिस दिन ये अंडरटेकिंग प्रत्येक शिकायतकर्ता से लिया जाएगा, एक बार अगर 10, 20, 50 हजार रुपए लेके शिकायत करने आया भी होगा, किसी ने भेजा भी होगा जाके शिकायत करो, मैं कह रहा हूं थाने से उल्टा भाग जाएगा, वापस पैसा उल्टा कर देगा। हमने यही प्रावधान इसमें मांगा है। वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से कोई शिकायत कर रहा है, ADM से कोई शिकायत कर रहा है, तहसीलदार से कोई शिकायत कर रहा है, जहां भी शिकायत करने वाला जा रहा है उससे अंडरटेकिंग लिया जाए कि मुझे पता है कि झूठी शिकायत, झूठा FIR अपराध है। हमने एफिडेविट एक फॉर्मेट बनाया हुआ, उसमें ये भी कहा है जहां भी व्यक्ति एफिडेविट फाइल करता है, चाहे तहसील में कर रहा है, कचहरी में कर रहा है, हाई कोर्ट में, उस एफिडेविट में डेपोनेंट का कॉलम होता है, उसमें भी लिखा जाए कि हाँ मुझे पता है कि फर्जी एफिडेविट फाइल करने पे 7 साल सजा होती है, मुझे पता है। जब कोई आदमी गवाही देने जाए फिर उससे लिया जाए, मुझे पता है फर्जी गवाही देने पे 7 साल सजा हो सकती है। जब कोई एविडेंस दे, प्रूफ दे, सबूत दे, उससे भी अंडरटेकिंग लिया जाए, मुझे पता है कि फर्जी सबूत देना भी 5 साल सजा है। तो ये हमने मांग किया। और चौथी हमारी मांग ये है, जो इसके पहले राघव जी ने कहा, कि जहां फर्जीवाड़े का मामला हो, फर्जी शिकायत, फर्जी FIR, फर्जी जांच, फर्जी गवाही, फर्जी एविडेंस, फर्जी विटनेस,
वहां सजा कंसेक्टिव हो। हमारे अमेरिका में एक ही तरीके की सजा है, हर सजा कंसेक्टिव होती। कंसेक्टिव का मतलब अगर 5 धारा में 5-5 साल सजा है तो अमेरिका में टोटल 25 साल सजा होगी। हमारे देश में ज्यादातर केस में 5 साल सजा होगी। अगर 5 धाराओं में 5-5 साल सजा है तो वो केवल 5 साल की सजा होगी। उसको कहते हैं कॉन्करेंट कन्विक्शन। कंसेक्टिव का मतलब वो जुड़ेगी। हम ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति फर्जी शिकायत कर रहा हो, कोई भी तरीके का फर्जीवाड़ा कर रहा हो, उसको कंसेक्टिव सजा हो। इसका मतलब उसकी सजा एक के साथ पहले एक सजा पूरी हो जाए, फिर दूसरी सजा पूरी हो, फिर तीसरी सजा हो। अगर उसको 5 धारा में 5 साल सजा हो रही है, उसको भी 25 साल सजा होनी चाहिए। ये हमारी मांग है और ये अच्छी बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ राघव जी, शायद आप लोग परिचित नहीं होंगे, अतुल गर्ग जी, माननीय अतुल गर्ग जी जो लोकसभा के सांसद है गाजियाबाद से, उनके प्रयास से ही ये लोकसभा की तरफ से लॉ मिनिस्ट्री को नोटिस जारी हुआ है। शायद अपना परिचय बताने में शर्मा रहे होंगे, बताना भी नहीं चाहिए, हम बता रहे। तो उन्होंने लोकसभा को नोटिस इशू किया है। तो दो एक तरीके से पैरेलल प्रोसीडिंग हो चुकी है। लोकसभा को भी नोटिस हो चुका, लॉ मिनिस्ट्री को नोटिस हो चुका है, फर्जरी के मामले में हमारी पीआईएल पे नोटिस हो चुका है। फॉल्स केस, फॉल्स एविडेंस, फॉल्स विटनेस, इसके ऊपर नोटिस हो चुका है। ये काम हो जाए तो जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, जस्टिस विद इन ईयर दुनिया के कई देशों में हो रहा है। हमारे देश में तो पहले जस्टिस विद इन आवर होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज, राजा विक्रमादित्य, रानी अहिल्याबाई होलकर के समय में जस्टिस विद इन आवर होता था। मुकदमा कॉम्प्लिकेटेड होता था तो जस्टिस विद इन डे होता था, दिन भर के अंदर फैसला होता था। मुकदमा थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो 2-3 दिन आना पड़ता था, जस्टिस विद इन वीक होता था। और बहुत कम केसेस है जहां राजा विक्रमादित्य जी ने, रानी अहिल्याबाई होलकर ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1 महीने का समय लिया। 2-4 केस ऐसे आते हैं पढ़ने में। तो जस्टिस विद इन मंथ तो हो ही जाता था। हमारे भारत में जस्टिस विद इन मंथ होना ही होना था। और आज जस्टिस विद इन 3 डिकेड, जस्टिस विद इन 4 डिकेड, जस्टिस विद इन 5 डिकेड, और उसमें जस्टिस नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग 20-20 साल सजा काट के बाहर आ जाते हैं। उदाहरण देख लीजिए नंबी नारायण का, उदाहरण देख लीजिए विष्णु तिवारी का, उदाहरण देख लीजिए कर्नल कबोत्रा का। इसको रोकने के लिए आवश्यक है इस पे व्यवस्था किया जाए। 5 करोड़ केसेस चल रहे हैं इस समय। 5 करोड़ केसेस के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में। एक परिवार में एवरेज 6 या 7 आदमी मान के चलिए तो 30 से 35 करोड़ भारतीय टेंशन में। अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है। अमेरिका की पॉपुलेशन से ज्यादा भारत में लोग मुकदमों के कारण टेंशन में। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ है और यहाँ 35 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है और यहाँ 35 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में। ब्राजील की जनसंख्या 22 करोड़ है और यहाँ 35 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में है। मेरा ये मानना है कि अगर ये लागू हो गया तो झूठी शिकायतें बंद होगी, झूठी जान, झूठी गवाही बंद होगी। और अब समय ये भी आ चुका है, हालांकि आज का विषय नहीं है लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का तरीका यह है, एक भारत तब होगा जब सबके लिए एक कानून होगा। कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, जेंडर के आधार पे नहीं। और श्रेष्ठ भारत तब होगा जब हमारा प्रत्येक कानून श्रेष्ठ कानून होगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाने से पहले 10 देशों का संविधान पढ़ा था। दुर्भाग्यवश हमारे देश में कानून बनाने के पहले उन 10 देशों का कानून नहीं पढ़ा जाता। संविधान निर्माताओं ने 10 देशों का संविधान पढ़ा उस जमाने में, आपके 75 साल पहले, फिर अपना संविधान बनाया। कुछ जापान से लिया, कुछ अफ्रीका से लिया, कुछ अमेरिका से लिया, कुछ फ्रांस से लिया। दुर्भाग्यवश हम अब कानून बनाने के पहले उन 10 देशों का कानून नहीं पढ़ते। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के इस विषय को उठाने के बाद पूरे देश में बुद्धिजीवी का खासतौर पर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। संसद में और मुद्दा उठेगा। अतुल जी ने तो उठा ही दिया है, बाकी और भी लोग उठाते रहेंगे। लेकिन अब समय आ चुका है कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो। ये जो 25 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है, ये अकाल मौत रोकना जरूरी है। हो सकता है कि उसमें हमारे आपके रिश्तेदार नातेदार भी हो, हमारे आपके भी पड़ोसी हो। कोई रोड एक्सीडेंट से मरा होगा, कोई मिलावटखोरी से मरा होगा, कोई दहेज के कारण परेशान, दहेज के छूटे केस से परेशान हो गए। तो अब देश को अगर विकसित भारत बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत में रामराज्य स्थापित करना है, भारत में सतयुग स्थापित करना है, तो
झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही के ऊपर कठोर दंड का प्रावधान करना पड़ेगा। अमेरिका में एक आतंकवादी था डेविड कोलमैन हेडली, वो पकड़ा गया, उससे पूछा तूने रेकी किया क्या? उसने बोला हाँ रेकी किया। सोचिए अमेरिका के आतंकवादी कितने ईमानदार होते। बोला रेकी किया, बोले हाँ किया। जानते क्यों? क्योंकि अगर वो झूठ भी बोलता तो पकड़ में तो आ जाता कि रेकी किया था। अब उसने कह दिया रेकी किया तो 5 साल से जाओगे। अगर वो कहता रेकी नहीं किया तो 10 साल झूठ बोलने की और 10 साल रेकी करने की, टोटल सजा 20 साल की होगी। उसने कह दिया तो जज ने उसको 5 साल में छोड़ दिया। दुनिया के कई देशों में अलगाववादी, आतंकवादी, चोर, डकैत भी ईमानदारी से कोर्ट में बात करते हैं। हमारे देश में जो ईमानदार हैं वो भी कोर्ट में जाके झूठ बोल जाते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को रोकने के लिए मुझे लगता है कि ये सब्सिट्यूट बिल आना चाहिए। चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी और फर्जरी बंद होनी चाहिए और झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना चाहिए। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो उसको ले सकते हैं और नहीं तो जय श्री राम। उपाध्याय जी ये एक बताइए, ये आपने कस्टमर ओरिएंटेड आपने सॉल्यूशन बताया, ये अधिकारी को भी सच बोलना पड़ेगा कि वो झूठ बोल सकता है? कानून आम जनता और अधिकारी के लिए अलग अलग नहीं होता। जब कानून बन जाएगा तो अगर झूठी शिकायत अपराध होगा तो थानेदार का झूठी जांच करना भी अपराध कर रहा हूँ, उसमें जो भी बात कही है, जो भी मुकदमा दे रहे हैं वो पूरी तरह से सत्य है और मेरी जाकर रखा है। इसीलिए अगर बहुत अच्छा सवाल। कई लोग ये जो आप कह रहे हैं ना अकाल मौत बंद हो जाएगी, वो उसके लिए सीधा आप दिल्ली में 98,000 वकील हैं, इन वकीलों को सुधार दीजिए। किसको पता है कानून का? वो सब के सब वकील झूठ बोलना सिखाते हैं। वकील ये कहते हैं ये धारा लगाओ, ये धारा लगाओ। इसी में सप्लीमेंट ये है कि वकील क्यों नहीं देते हैं? उपाध्याय जी एक वकीलों के डिफेंस में एक चीज बोलता हूँ सर, प्रॉब्लम वकीलों की नहीं, प्रॉब्लम सिस्टम की। जब झूठ बोलने पे शिकायत करने पे, झूठ बोलने पे सजा ही नहीं है तो सिस्टम में डिजाइन फ्लॉ है। इंसेंटिव्स इनको लगा सच बोलेगा। उपाध्याय जी एक और आपका सवाल हो गया है। अब अगर आप अपना कान खुला रखेंगे और दिमाग खुला रखेंगे तब तो हमारी बात समझ में आएगी। और अगर प्री माइंड सेट है कि जो आप सोच रहे हैं वही ठीक है तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। अब आपको तरीका अगर आप वकील हैं, आपके पास पर डे 10 क्लाइंट आते हैं, आपकी अच्छी वकालत चल रही है। आप ही बताओ आपके पास ऐसा कौन सा सोर्स है कि अब वो 10 वकील आपको जो बात बता रहे हैं उसको जांच कहां से करवाओगे? आप वेरीफाई कहां से कराओगे? आप दिल्ली में बैठे बैठे अपने चैम्बर में 30,000 में, साकेत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सामने वाला क्लाइंट जो बात कह रहा है आप उसको कैसे वेरीफाई करोगे? आपके पास थानेदार है कि आपके पास हवलदार है, उस गांव में आपकी मुखबिरी है जहां से आया, कैसे आप कर लोगे? अरे भैया इसलिए थाने पे ही उससे अंडरटेकिंग लेना पड़ेगा। वकील अपनी तरफ से कोई भी दलील नहीं देता, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। वकील वही बात कहता है जो उसका क्लाइंट उसको कहता है। अगर क्लाइंट झूठ बोलता है तो वकील झूठ बोलता है, क्लाइंट सच बोलता है तो वकील सच बोलता है। इसलिए आप ये कहो, आप खुद ही सोचो ना, आप अगर पत्रकार हो, आप हमारी बात को जो हम कह रहे हैं आप छापोगे? आपके पास ऐसा कौन सा सिस्टम है कि जितने मैंने आंकड़े दिए आप जांच कर लोगे? आपके पास कोई वीडियो आ गया, आप उसको वीडियो को चलाओगे? आपके पास ऐसा कौन सा सिस्टम? आपके पास एसएफएल लैब तो है नहीं कि आप उस वीडियो को पहले जांचोगे फिर अपने चैनल पे चलाओगे। आप नहीं कर सकते। तो वकील, पत्रकार, हम वो काम करते हैं जो हमारे पास आता है। बाकी का काम करने के लिए बैठे हुए, पुलिस है ना, कोर्ट है ना, वो पेशकार है ना, वो हवलदार है ना, वो थानेदार है ना, वो करने करेंगे। My question is, जो आपके false cases हैं, does this pertain to the family cases also? Yes. I have been through some legal thing in 2001, and we just ended with Samadhan, and there was I just briefly, my cousin. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है जो आप लोग बोल रहे हैं। एक बार क्वेश्चन पूछ लीजिए। नहीं सर, क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। जी। आप लोग जो अपना कर दिए, वकील जो क्लाइंट बोलेगा वो फैक्ट चेक होता है मीडिया में, वी आर नॉट अलाउड टू पुट एनीथिंग। तो आपने हमें ऐसी घसीट लिया अपनी तरफ, हम लोग आपकी तरफ नहीं है। आपने बोल दिया कि मीडिया कुछ भी दिखा रहा है, अगर मैं गलत दिखा रहा हूँ तो आई एम थ्रोन आउट। क्वेश्चन क्या है? नहीं सर,
क्वेश्चन ये है कि आपके जो केसेस हैं, आपका कलयुग जो आप बोल रहे हैं और सतयुग जो भी बोल रहे हैं, इट्स अ वेरी विजुअल थिंकिंग। मुझे नहीं लग रहा कि एक साल में आप 10 साल से पहले कोई केस नहीं कर सकते। थैंक यू, चलिए कोई बात नहीं। आपके ओपिनियन? मैं ये पूछ रहा हूँ, न्यूज़पेपर पे जो खबर आते हैं, एवरी न्यूज़ इज नॉट डिसऑनेस्ट न्यूज़, कुछ पेड न्यूज़ है। तो पेड न्यूज़, अरे भैया अपने न्यूज़ पे मत ले जाओ, मैंने एग्जांपल दिया। आप इस विषय से सवाल पूछो। कोर्ट का भी जो न्यूज़ होते हैं वो भी पेड न्यूज़ होते हैं। कोई बात नहीं होगा। तो उसको कैसे बंद करें? वही है। आज हमारा विषय फिर से मैं रिपीट कर दूं, हमारा विषय है झूठी शिकायत बंद हो, झूठी गवाही बंद हो, झूठा हलफनामा बंद हो, झूठा एविडेंस बंद हो। हमारा विषय है जो झूठ बोलते हैं उनसे अंडरटेकिंग लिया जाए, जो जहां पे गवाही दे रहा है वहां अंडरटेकिंग लिया जाए, जो जहां शिकायत कर रहा है वहां अंडरटेकिंग लिया जाए। हमारा विषय यह है कि जितने भी कास्ट बेस्ड लॉ बने हैं या जेंडर बेस्ड लॉ बने हैं या रिलीजन बेस्ड लॉ बने हैं, उनका दुरुपयोग ज्यादा होता है, कॉमन लॉ का मिसयूज कम होता है, ऐसा देखने में आया है। स्पेसिफिक जो लॉ बनते हैं वो बनते हैं उनके कल्याण के लिए, उस पर्टिकुलर उसके लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग ज्यादा होता है। धन्यवाद। अभी तक पीड़ित व्यक्ति जो है उसको कोर्ट में अब वो ये डरेगा कि हम सही कैसे करेंगे, तो भी एकता है, लेकिन वो सही कैसे करेगा तो वो अब शिकायत भी नहीं कर पाएगा। तो नहीं, पीड़ित व्यक्ति जो सही होता है वो सीना ठोक के वही बात 10 जगह बोलता है। जो झूठा होता है क्रॉस एग्जामिनेशन में वही टूटता है, वो थाने में कुछ और कहता है और जब वहां ट्रायल चलता है वकील उसको तोड़ता है, उसे 10-20 सवाल घुमा के बोलता है, फिर उसकी बात है। सत्य कभी बदलता नहीं है और सत्य बोलने वाला कभी डरता नहीं है। अगर वो डर रहा है तो वो झूठा है। दूसरी बात है, हमारा विषय ये है आज की सभा का कि जो झूठ बोल रहा है एस्टैब्लिश्ड है फिलहाल, उसमें तो सजा करो। आज के लिए आंकड़ा कहाँ है? हमारा ये कहना है आज से भाई साहब बगैर झूठा केस पे सजा होनी चाहिए, इस पे तो किसी को डाउट नहीं है ना। क्या है क्या नहीं है, मीडिया है नहीं है, लॉयर्स है नहीं, सब सेकेंडरी है। इस बार में हम सब कहते हैं ना झूठी गवाही झूठे एफिडेविट पे सजा होनी चाहिए, वो हिंदुस्तान में बेटर। दैट्स इट। पता चल रहा है आप क्या कहना चाहते हैं सर, लेकिन एक बात सुनिए सर, एक आप एक मिनट बैठ जाइए, आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप ये बताइए क्या आप जो है एडवोकेट या कोई मैजिस्ट्रेट वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है मेरा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? ये बात आप स्पष्ट बताइए जी। और कोई बात बता, पहले उनको बता दें। मुकदमे का जो फैसला होता है, फैसला छोड़ दीजिए, ऐसा आपने सवाल कर लिया, कुछ बात सुनिए ना। पहले किया तभी आपको अरे बता रहा हूँ सुनिए ना। जब ट्रायल चलता है 3 साल 4 साल 5 साल, अल्टीमेटली किसी को सजा होती, और अगर थोड़ा भी डाउट होता है तो सबूत का भाव बरी हो जाता है। आपको ये पता कि नहीं पता? सजा तब होती है जब 100 में 100 चीजें कंफर्म हो। अगर 2 या 5 भी गड़बड़ हो जाए तो अभी आप देख लीजिए दिल्ली में 23 के 23 लोग जो है बरी हो गए ना। हाँ, तो जब कोर्ट कंफर्म हो गई कि इसके सारे एविडेंस गड़बड़ हैं, सारे प्रूफ गड़बड़ हैं, इसके बावजूद सामने वाली पार्टी उसके खिलाफ फर्जरी का मुकदमा नहीं करा सकती, जज को ही अपने आप शिकायतकर्ता बनेगा, तो जज क्यों बनेगा? मैं फिर से रिपीट कर दूं, शायद आप लोग फर्जरी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। आपके और आपके बीच में मुकदमा शुरू हुआ, 3 साल के बाद कंफर्म हुआ कि आपके सारे एविडेंस गड़बड़ हैं, आपकी शिकायत झूठी है और इनकी वाली शिकायत सही है। ये जानते हुए भी जो 3 साल इनका बर्बाद हुआ, उसके लिए आपके खिलाफ झूठे डॉक्यूमेंट देने का आप मुकदमा नहीं कर सकते। जज को शिकायतकर्ता बनना पड़ेगा, तो जज शिकायतकर्ता क्यों बनेगा? उसको 3 साल नौकरी करके कहीं और चले जाना, ट्रांसफर हो जाना है, वो क्यों कंप्लेनेंट बनेगा? मैं कह रहा हूँ वो केस ही क्यों लेते हैं आप लोग? जो अगर आपको एक मिनट यार, अगर आपके पास अरे भैया आपकी बात मैंने रिपीट कर दिया, फिर से मैंने फिर से कहा, एक वकील के पास आपने 3 साल बर्बाद कर दिए ना Sir, sir, the topic here today is हिंदी that there is a
BNSS 215, नहीं वो बात there's a section called BNSS 215, which was earlier CRPC 195, that disables 37 different laws, which are the most important laws in the country. After the constitution, there are 37 laws which protect the government and the judiciary from manipulation by the public. वो ठीक होना चाहिए। That has remained inoperational since the British left us. We are trying to activate that master switch which enables Satyug to happen. There is already a master switch in BNSS 215 which we are trying to enable here. सर एक बात बताइए, वो जो बोरे में पैसे जले हुए मिले थे उसका क्या हुआ? Sir, you don't have a right to complain right now. हाँ? You don't have a right to complain right now because BNSS 215 does not permit you to speak. वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें तो आप कह रहे हैं कि आप जज तो इधर से उधर चला गया, वो वहाँ प्रैक्टिस कर रहा है। Sir, that is exactly what we are trying to fix. Understand? एक मिनट, बहुत अच्छा सवाल किया। मुझे लगता है इससे जवाब मिल जाएगा। आपको अगर है उसको पढ़िएगा, आपको सारे सवाल का जवाब उससे मिल जाएगा। आपको बता देता हूँ। बोरे में पैसे मिले, जले हुए मिले। हाँ जले हुए मिले। मीडिया ने देखा, दिखाया, सब कुछ हो गया। झूठा खबर नहीं था। हाँ, लेकिन जिसके घर पे मिले वो कह रहा मेरा नहीं है। अब ट्रायल मान लीजिए शुरू हुआ और 3 साल के बाद ये कंफर्म हो गया कि नहीं नहीं यार पैसा तो इसी का था। तो जो 3 साल उसने लगातार झूठ बोला और अपने पक्ष में 10 गवाह लाके खड़ा किया, उनको कुछ नहीं होगा। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में भाई भाई के लिए झूठ नहीं बोलता, पति पत्नी के लिए झूठी गवाही नहीं करती, बाप बेटे के लिए झूठी गवाही नहीं करता। क्यों? क्योंकि झूठ बोलने पे सजा होती है। यहाँ झूठी गवाही देने पे कोई सजा नहीं है। और आप सोचिए मुकदमा लंबा क्यों चलता है? क्योंकि 100 फर्जी गवाह खड़े हो जाते हैं। अगर गवाहों से अंडरटेकिंग लेना शुरू कर दें कि भैया मैं जो गवाही दे रहा हूं ये बिल्कुल सही है और मुझे ये भी पता है कि अगर मेरी गवाही झूठी हुई तो मुझे जेल जाना पड़ेगा 7 साल के लिए, कोई गवाही देगा क्या? अरे भाई भाई के लिए गवाही नहीं देगा, पति पत्नी के लिए गवाही नहीं करेगा। यार एक तो फंसेगा मैं क्यों फंस जाऊं? ये हो रहा है जिन देशों में मैंने कहा ना सतयुग चल रहा है, सिंगापुर जापान में, वहां सतयुग इसलिए चल रहा है क्योंकि वहां झूठी शिकायत पे भी अपराध है, झूठी गवाही भी अपराध है, झूठी जांच भी अपराध है, झूठा एफिडेविट भी अपराध है, झूठा हलफनामा भी अपराध है और झूठा एविडेंस भी अपराध है और झूठा डिनायल भी अपराध है। के पास जो गवाह जाता है उसे वकील साहब को लिखवाना चाहिए कि भाई आप अगर झूठ बोलिएगा तो भैया हाँ एक बार सुन बात समझ मैंने कहा कि तब ऐसा आप उससे भी लिखवाइए ना। क्या आप उससे भी लिखवा सकते हो। वकील के पास क्या पावर है? अगर उस लिखवाने के बाद वकील क्या करेगा बताओ जरा। आप कैसे कह दोगे अगर हमने सच बोला है झूठ बोला कैसे आप यानी हमें आपकी बात समझिए, आप जरा समझिए। किसी भी कोर्ट में मुकदमा चलता है तो आपने सुना होगा बाहर नोटरी बैठे होते हैं, वो नोटरी एफिडेविट करते हैं और वहां साइन करता है कौन? वकील नहीं, जिसका केस है। वो केस वाला जाके कहता है कि ये जो 36 पैरा लिखे, 28 पैरा लिखे, 42 पैरा लिखे, ये सब सच है। उसके बाद वो एफिडेविट करता है, वो साइन करता है और कहता मैंने पढ़ लिया 32 पैरा। वो पढ़े ना पढ़े अलग बात है, वो कहता मैंने पढ़ा हुआ है। तो जब तक ये खौफ पैदा हो जाएगा अपने आप फिल्टरिंग हो जाएगी। और भैया इस टॉपिक से हटके नहीं, जनरल टॉपिक नहीं, इस विषय पर अगर किसी को सवाल पूछना है तो पूछिए। थैंक यू।